नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय अर्थशास्त्र के भारतीय राष्ट्रीय आय के बारे में। और इस वीडियो में हम भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ पे चर्चा करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्टों पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना राज्य में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1977 में। ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परिषद है, विकास संस्थान है, उसकी स्थापना 20 सितंबर 1977 को तेलंगाना राज्य के हैदराबाद नामक जगह में हुई थी। ठीक है, जो हैदराबाद सिटी है वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका भी उद्देश्य है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और कार्यवाही, अनुसंधान और परामर्श कार्य करने के लिए शीर्ष निकाय है। ठीक है, जो क्या करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और अन्य जो परामर्श कार्य करने के लिए एक शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? हैदराबाद में की गई थी। ठीक है, 20 सितंबर 1977 को। और इसको राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो DT लाकड़ा वाला है। ठीक है, जो प्रसिद्ध भारतीय क्या थे? अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो इनका जो सूत्र है उसका प्रयोग राष्ट्रीय आय और गरीबी स्तर का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ठीक है, दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम जो है उसका जो मेन उद्देश्य था वो था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ठीक है, जो गरीबी रेखा में जो सबसे अधिक गरीब है उन गरीबों की मदद करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ किया गया था, जो कि 25 दिसंबर 2000 से ये योजना शुरू की गई थी। 2002 नहीं, 2000 से ये योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम क्या था? अंत्योदय अन्न योजना के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत गेहूं व चावल लगभग 35 kg जो होता है प्रति माह प्रति परिवार को अनाज दिया जाता है। ठीक है, जिसमें कि 20 kg गेहूं और 15 kg चावल दिया जाता है। ठीक है, और जो गेहूं होता है वो 2 रुपये प्रति kg और चावल 3 रुपये प्रति kg की दर से जो गरीबों में सबसे अधिक गरीब है उनकी मदद करने के लिए सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना का उपयोग प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना जो है उसका संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुटीर ज्योति योजना का प्रारंभ किया गया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन लोगों को विद्युत सुविधा जो है, जो बिजली की सुविधा है, उसका लाभ देने के लिए कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत 1988 से लेकर 1989 के बीच में इसको की गई थी। ठीक है, 1988 से लेकर 1989 के बीच इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य को अधिक कुपोषण दर की वजह से भारत का इथोपिया के नाम के जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश राज्य को भारत का इथोपिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर, जो बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है और इसी कारण इसको भारत का इथोपिया नाम से जाना जाता है। यहाँ जो होता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो जो शिशु मृत्यु दर है वो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, इसीलिए इसको भारत का इथोपिया के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, ये क्या था, दादा भाई नेहरू जी ने सन 1901 में इनकी छपी अपनी पुस्तक जो था ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जो किसकी थी? दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, 1901 में इनके द्वारा इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंपोर्टेंट है,
जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक है वो भी दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। कि परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि पुस्तकों के लेखक के बारे में पूछा जाता है, तो ये फैक्ट यहाँ से हमारा एक बन जाता है कि जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक थी वो दादा भाई नौरोजी के नाम से उनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इन पुस्तक के माध्यम से उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है, जो ये बुक थी इनकी, इस बुक के माध्यम से ही इनके द्वारा जो ड्रेन का सिद्धांत था, इस ड्रेन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जो कि दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास को क्या कहते हैं? काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कहते हैं निबल राष्ट्रीय आय। जो निबल राष्ट्रीय आय होता है एनएनपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसको जीएनपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसे जीडीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसका जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास होता है उसको निबिल राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी कि जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास इज इक्वल टू एनएनपी। ठीक है, इसको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अगर राष्ट्रीय आय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास को ही बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कहीं ना कहीं जो देश की कुल जनसंख्या होती है उससे राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, जिससे क्या होता है प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। ठीक है, जो देश की टोटल जनसंख्या है और जो राष्ट्र की टोटल आय है उस आय को अगर प्रति व्यक्ति से जितने भी देश की जनसंख्या है उस जनसंख्या से डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, यानी कि जो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है वो किसका है? सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा जो कृषि और जो उद्योग है क्षेत्र, इन क्षेत्रों की अपेक्षा जो सेवा क्षेत्र है उस क्षेत्र का सबसे ज्यादा क्या है? हमारी जो जीडीपी है या भारतीय राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? मतलब जो घटता हुआ क्रम है वो कौन सा क्रम सही है जीडीपी में जो योगदान के अकॉर्डिंग? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला क्या है? सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, उसके बाद उद्योगों का, अंतिम जो है वो किसका है? कृषि क्षेत्र का। ठीक है, तो सबसे कम योगदान है वो कृषि क्षेत्र का है, उसके बाद उद्योगों का, और सबसे अधिकतम जो जीडीपी में योगदान है वो है सेवा क्षेत्र का। ठीक है, जिसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे जो भी सेवा क्षेत्र आ जाते हैं उन सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान क्या है? जीडीपी में भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का, जिसको तृतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। ठीक है, जो भारत में स्थिर मूल्यों पर जो सकल जीडीपी है उसके जो आकलन के लिए कौन सा वर्ष जो है उसको आधार वर्ष के नाम रूप में मतलब यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है 2011 और जो 12 है इसको आधार वर्ष के रूप में जो स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहले क्या था? जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था सीएसओ, उसके द्वारा वर्ष 1999 और 2000 को इसके रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, पहले 1999 और 2000 को वर्ष जो है था उसको आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान में 2011-2012 को आधार वर्ष के रूप में इस जो जीडीपी के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। तो सीएसओ की बात करें, जो सीएसओ होता है वो क्या करता है? इसका जो गणना करता है। तो सीएसओ की अगर स्थापना की बात करें तो 2 मई 1951 को सीएसओ की स्थापना की गई थी, जो कि दिल्ली में की गई थी। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि कौन सी नहीं है इसमें से? तो दोस्तों इसमें से जो निवेश विधि है ये राष्ट्रीय आय की विधि नहीं है। इसका मतलब मूल्य वर्धित विधि क्या है? राष्ट्रीय आय की मापन की विधि है। और जो आय विविध है ये भी क्या है? राष्ट्रीय आय की माप की विधि है। और व्यय विधि जो है, जो व्यय विधि है ये भी क्या है? राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है। ठीक है, जो निवेश विधि है ये राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो मैट्रिक्स पद्धति है ये क्या है, राष्ट्रीय आय की पद्धति नहीं है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है, तो परीक्षा में पूछ सकता है या तो ये ऑप्शन दे देगा कि कौन सी पद्धति है, अन्य 3 ऑप्शन दे देगा, और यह पूछ सकता है कि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इसमें से मैट्रिक पद्धति जो है वो राष्ट्रीय आय की पद्धति नहीं है। ठीक है, बाकी जो व्यय पद्धति है ये भी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति है, और उत्पाद पद्धति भी क्या है, राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति है, और आय पद्धति क्या है, ये भी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, मैट्रिक पद्धति जो है ऑप्शन सी, ये हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो दोस्तों इसमें से अप्रत्यक्ष कर जो है, अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ठीक है, जो कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है एनएनपी, उसमें से अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर राष्ट्रीय शुद्ध आय जो होती है, एनएनआई जिसके नाम से जाना जाता है उसको, वो प्राप्त होती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल इनकम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है इसका जो वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के द्वारा, आय में वृद्धि द्वारा क्या होता है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। ठीक है, जब वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो उसके क्या होता है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, जो कि क्या होता है, वास्तविक आय जो कि प्रति व्यक्ति का प्रति वर्ष वास्तविक आय के द्वारा ही ये उपलब्ध कराया जाता है। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? ठीक है, जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय जो होता है, उत्पादन लागत व निबल राष्ट्रीय आय जो है, ये क्या है, राष्ट्रीय आय के रूप में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय क्या है वो क्या है, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो क्या है, राष्ट्रीय आय का एक, इसको हम राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसको राष्ट्रीय आय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ठीक है, दोस्तों गोवा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन है, जो गोवा जो राज्य है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, लेकिन वर्ष 2016 के अनुसार गोवा को अत्यधिक, परंतु लेकिन दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली सरकार के अनुसार वर्ष 2017 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक बताई गई है। ठीक है, 2016 से पहले की जो अगर आय की बात करें तो उसमें गोवा राज्य को प्रति व्यक्ति की आय के मामले में सर्वप्रथम मतलब पहला स्थान है, लेकिन 2017 की जो आय की गणना के अनुसार, दिल्ली सरकार की आय गणना के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है दिल्ली सरकार की ज़्यादा होगी है। लेकिन जो हमारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर अभी क्या रहेगा, ऑप्शन ए गोवा रहेगा। ठीक है, जो टॉप 3 राज्य है उनमें से गोवा, दिल्ली और सिक्किम क्या है, वो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे है। ठीक, पूछ सकता है परीक्षा में कि प्रति व्यक्ति आय में जो टॉप 3 राज्य है वो कौन कौन से हैं, तो उनमें से एक क्रम दे सकता है, गोवा, दिल्ली, सिक्किम, या गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, दिल्ली, पंजाब। तो इस प्रकार से तो गोवा, दिल्ली और सिक्किम जो है वो टॉप 3 राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए बनाया गया था? ठीक है, दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जो तीनों आईआरडीपी, ट्राइसम और एनआरईपी, ये जो चारों कार्यक्रम थे ये ग्रामीण भारत में गरीबी को दूर करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, जो एनईआरपी की बात करें तो आईआरडीपी की बात करें तो आईआरडीपी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको 1978 में शुरू किया गया था। ठीक है, जो आईआरडीपी है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको 1978 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1999 से इस योजना को स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना के रूप में उसमें मिला दिया गया था। ठीक है, और जो ट्राइसम होता है, ट्राइसम का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्य में को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो कि इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1989 को। ठीक है, 1979 में इसको 15 अगस्त के दिन शुरू किया गया था, जो कि क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण
ग्रामीण युवा स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, और जो NREP है, NREP का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और इसकी शुरुआत की गई थी 1980 में। ठीक है, NREP की शुरुआत की गई थी 1980 में, और IRDP की शुरुआत की गई थी 1978 में, और ट्राइसम की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1989 में, 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी, सॉरी 79 में। ठीक है, 1979 में शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो मध्य प्रदेश है ये राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट करने वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ से हमारा मध्य प्रदेश, जिसने की राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम जारी की गई थी। ठीक है, जो भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया। अगला प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था या कौन थे? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन बी, प्रकाश चंद महालनोबिस। ये क्या थे? 1989 में गठित 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जिनका पूरा नाम क्या था? प्रकाश चंद्र महालनोबिस। ठीक है, इनको 1968 में पद्म भूषण से भी नवाजित किया गया था। ठीक है, 1968 में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से? ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित थे, और इनसे बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर्स है उनके बारे में हमने वीडियो में चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को वॉच करें। थैंक यू।